हेलो एवरीवन गाइस। सो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। गाइस ये ऐसा चैप्टर है ना जो बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है और बहुत सारे बच्चों को समझता ही नहीं है। क्योंकि अब मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूँ क्यों नहीं समझता है। क्योंकि बच्चों को ना यार जानते हो बेसिक्स ही नहीं आता है। मतलब वो बेसिक्स ही उन्हें नहीं समझता कि एग्जैक्टली आखिर इस चैप्टर में हो क्या रहा है, यही बच्चों को नहीं समझता है। और जिसने भी रीड किया होगा ना उसे मेरी बातें जो है बराबर पकड़ में आ रही होंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में आखिर होता क्या है भाई, इसका फ्यूचर क्या है इस चैप्टर का, क्यों इस चैप्टर को डाला है आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में, यही नहीं बच्चों को मालूम होता है। सो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हम सब समझते हैं एक दूसरे की बातों को, सो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, हमने इसके पहले ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री सब खत्म कर दिया, पूरे इसके 16 चैप्टर, इसके पूरे 16 चैप्टर, सारी चीजें मैंने खत्म कर दी हैं। अब हमारा बायोलॉजी का नंबर है, ये भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर हमारा मैथ्स खत्म, फिर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा सारी चीजें। सो वो भी 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन की बात मत लेना। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू इंडियन एरा को, तो सब्सक्राइब कर लो और मस्त अच्छे से पढ़ाई करो। और सारी चीजें आपको नोट्स वगैरह आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स दे दी हैं, पहले से ही टेलीग्राम में डाल रखी है। जाओ डाउनलोड करो, ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मस्त एंजॉय करो। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई इंक्वायरी करनी हो तो ईमेल कर लो। ठीक है। और सारी नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स सिखाना चाहूंगा कि भाई बेसिक्स क्या है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है। और आपको उस रास्ते में लेकर के आता हूं कि जिस रास्ते में आपको होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। मतलब इस चैप्टर को समझना है तो कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि आपको वो चीजें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी वो रास्ते में आने के लिए उसको एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। पढ़ना वही चीज है, बेसिक्स भी वही है, बस अलग नजरिए से हमको पढ़ना पड़ेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस समझ लो कि ये एक कोई इंसान है। ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता तो किसी का नाम रख देता यहाँ पे कि वो है सपोज। ठीक है। चलो सोनू मोनू जो भी है, ओके। तो ये हमारा एक कोई भी इंसान है, या फिर मेल समझो फीमेल समझो, आई डोंट नो। चलो अब देखो क्या होता है। इसके मैंने छोटे से बॉडी पार्ट्स को साइड में रखा। जब मैंने इसको साइड में लिया तो क्या होगा, ये यहाँ पे देखो मैंने इसको साइड में लिया। सपोज दिस इज दी हैंड स्किन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखा गया, जब माइक्रोस्कोप में चेक किया तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल देखे गए, जैसे कि तुमने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में देखा था, कुछ वैसे ही। ठीक है। अब गाइस जो इसके बाहर की लेयर, जैसे हमारी स्किन होती है, तो स्किन क्या होती है, एक टाइप की लेयर ही होती है ना। और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, उसी लेयर को हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसी लेयर को, टिश्यू। बट अब बताओ जो ये लेयर है हमारी, जो टिश्यू है, ये टिश्यू किससे बनी हुई है। ये अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल है कि नहीं है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल ही कंबाइन होकर एक लेयर बनाते हैं, उसी लेयर का नाम टिश्यू है। इसका मतलब टिश्यू क्या हुआ, टिश्यू हमारा क्या है, इट इज दी ग्रुप ऑफ सेल, इट इज दी ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ क्या होता है, ये सेल, यानी सेल से ही हमारा टिश्यू बनता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। नाउ मेरे अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सेल है, अब मैं इसकी बात करता हूं। ठीक है। देखो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल की बातें। ठीक है। देखो तो हमारा जो सेल है, ये सेल क्या है इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। आपको आई थिंक मालूम ही होगा क्या होता है ये, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि सेल हमारा इट इज दी, देख लो अच्छे से इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है ये, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि अगर ये सेल है तो ही हमारी बॉडी है। यही सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है, यही सेल हमारी बॉडी का फंक्शन भी परफॉर्म करवाता है। ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और यही ऐसे बहुत सारे सेल जब कंबाइन होते तो हमारी लेयर बनती है, उसी लेयर को हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। इतना आपको समझ के रखनी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गाइस इसी सेल को एक साइड में ले लूं और इसको जूम करूं, तो सेल का जो साइज होता है ना, वो कैसे भी हो सकता है, ओवल शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, कैसे भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं इसको सर्कुलर शेप में आपके सेल को बनाता हूं। ठीक है। इसको आपको समझना है। अभी हम धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखो एक और मैंने बना दिया न्यूक्लियस। अब देखो ये जो बाहर की वॉल होती है, सबको मालूम है कि ये हमारा होता है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर उसके बाद जो ये हमारा ब्लू ब्लू ऊपर की लेयर है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस की बाहर की लेयर है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। चलो उसके बाद माय डियर क्या होता है, जो इसके अंदर ये मटेरियल रखा हुआ है अंदर,
उस मटेरियल का नाम सब जानते हैं, तो उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है हमारा जेनेटिक मटेरियल। उसका नाम क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल नाम है। क्या नाम है उसका? जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद आई होप आपको पता हो कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो, अब हमको इन सब से तो कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है जेनेटिक मटेरियल वाले पार्ट से। ओके देखो, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना हमारी बॉडी में, ये जेनेटिक मटेरियल क्या क्या कंटेन करता है पहले ये समझते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा कंटेन करता है क्रोमोसोम। यही हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो जोम होता है ना, जोम जोम मतलब होता है सोम पढ़ो, जोम पढ़ो, कोई जो भी प्रोनाउंसिएट करते हैं उनके उनके ऊपर है। तो ये जो सोम लिखा हुआ है ना, ये हमारा होता है स्ट्रक्चर या बॉडी। क्रोमो मीन्स होता है कलर, कलर्ड स्ट्रक्चरल बॉडी। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है क्रोमोसोम का मतलब। अब ये क्रोमोसोम क्या किस चीज से बनता है? तो क्रोमोसोम जो होता है ना, ये बेसिकली दो चीजों से बनता है। बेसिकली मैं बोल रहा हूं, पहला है मेरा डीएनए और दूसरा है मेरा नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड से बनता है। किससे बनता है ये? नाइट्रोजिनस कंपाउंड से। आप बोलोगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड क्या चीज होती है? तो आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, एडेनिन, फिर आपने सुना होगा गुआनिन, फिर आपने सुना होगा साइटोसिन, फिर आपने सुना होगा यूरासिल एंड थाइमिन। इन सब का नाम आपने सुना होगा। और डीएनए को कौन नहीं जानता है? ठीक है, ये डीएनए क्या चीज होती है, अब यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, सो जो डीएनए होता है ये हमारा हमारे बॉडी के ऑल बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्या गाइस? ऑल बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कैरी करके रखता है डीएनए। मतलब हम काले दिखेंगे, गोरे दिखेंगे, हमारी ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारी स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारी आईज कैसी होंगी, हमारे टीथ कैसे होंगे, हमारे जो मतलब फेस कैसे होगा, हमारे हेयर के कलर कैसे होंगे, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कंटेन करता है इसकी इंफॉर्मेशन, वो होता है हमारा डीएनए, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक तो सब जानते थे। अब गाइस, इस बायोटेक्नोलॉजी नाम की जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है ये जान लो। तो बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ हमें अब यही जानना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मान लो सपोज आपके सामने सामने एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये बात ध्यान देना, मतलब कि ये जीता जागता ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म का कलर अगर सपोज दैट ब्लैक है। ठीक है, क्या है? ब्लैक है। ठीक है, तो ये ब्लैक क्यों है बताओ जरा? क्योंकि इसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे वो वैसे ही रहेंगे। किसके ऊपर डिपेंड है ये उसके जेनेटिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? कलर डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक कैरेक्टर्स। अब जेनेटिक कैरेक्टर्स कौन कंटेन करता है? तो डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, कौन कंटेन करता है इसे? डीएनए कंटेन करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म में। ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा डीएनए है, अब गाइस कहीं ना कहीं डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में होती है ना? कोडेड फॉर्म में रहती है। आपने कोडॉन का नाम तो सुना ही है। ठीक है, सो अब आप ही बताओ, जो कोड रहे होंगे वो ब्लैक कलर के लिए अंदर कोडेड होंगे ना? मतलब जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो ब्लैक कलर होने की लिखी हुई है कि ये ऑर्गेनिज्म ब्लैक होगा। मेरी बातों को समझ रहे हो? मतलब कि देखो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म जो है, ये हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, इसे ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ब्लैक कलर का है। तो क्यों ब्लैक कलर का है? क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए है वो ऐसे कैरेक्टर को कैरी करके रखा है जो कि उसकी बॉडी को ब्लैक बनाता है। समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं डीएनए के अंदर जो कोडेड फॉर्म में हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो भी रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कोडेड है कि कलर इसका ब्लैक हो। अब समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? ओके, सो गाइस, अब हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का। अब देखो, मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है कि मैं इसको ब्लैक ना दिखाऊं, ब्लैक तो नेचुरली है ही है, मैं इसको येलो कर देता हूं। मुझे ये ऑब्जेक्ट येलो कलर में चाहिए, या ये ऑर्गेनिज्म येलो कलर में चाहिए, या फिर ये ऑब्जेक्ट मुझे सपोज दैट इसके अंदर कम न्यूट्रिशन है तो ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, या फिर मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई ये ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा होता है तो बड़ा होने लगे। क्योंकि छोटा, बड़ा, ड्वार्फ, ये जो टॉल, ड्वार्फ होता है ना, कलर, ये सारी चीजें मेंडल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सारे कैरेक्टर्स डीएनए के पास ही स्टोर रहते हैं, है ना? तो अब मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में जो बायो वर्ड है ये होता है हमारा बायोलॉजी, लाइफ, ऑर्गेनिजम्स, और टेक्नोलॉजी मतलब साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज।
तो बायो में हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं, समझ रहा है, मतलब कि जो डीएनए, आरएनए, ये कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में हम टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? अगर मान लो मुझे चाहिए कि ये ब्लैक में नहीं, मुझे येलो में मिले, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि जो डीएनए है इसके अंदर, इतना स्टडी करूंगा मैं पहले, और स्टडी करने के बाद ये डीएनए के अंदर जो कोडेड फॉर्म में ब्लैक लिखा है उसके जगह में मैं ऐसे कोड कर दूंगा, ऐसा रिकॉम्बिनेशन करूंगा कि वो हमारा येलो कलर के लिए प्रोड्यूस होने लगे। यानी कि मुझे एक ऐसे डीएनए की न्यू कॉपी बनाऊंगा, मैं ऐसे डीएनए का रेप्लिकेशन करके ऐसी न्यू कॉपी बनाऊंगा जिसके अंदर जो कोड होगा वो येलो कलर के लिए होगा, अगर मुझे कलर चेंज करना है। समझ रहा है? तो ऐसा मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। आई होप आपको अब यहां पे पूरा बेसिक समझ गया होगा। तो अब हमारे इस चैप्टर का सिर्फ लक्ष्य, जो एम है पढ़ने का, यही है कि हम किस तरीके से किसी भी चीजों में चेंजेस ला सकते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किसी के कैरेक्टर को कैसे हम बदल सकते हैं डिजायर्ड तरीके से, जो हमें चाहिए उस हिसाब से हम नेचुरल चीजों को भी हम बदल सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स डीएनए और चेंजिंग इट्स जेनेटिक कैरेक्टर्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा सारा जो मेन पॉइंट है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है आगे, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी को। तो फाइनली आपको समझ चुका है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस दुनिया में इसीलिए हो रहा है ज्यादातर कि हम किसी के भी जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज कर सकें या डिजायर्ड तरीके से चेंज कर सकें। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट में या जिस प्लांट में या जिस एनिमल में, तो उसके अंदर हम न्यूट्रिशन ला सकें। ठीक है, जो ड्वार्फ है वो छोटा ना रहे, वो बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ कर दें। ठीक है, किसी के जीन्स में चेंज कर दें। ठीक है, अभी भी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि किसी छोटे इंसान को बड़ा कर दो आप लोग, बट हाँ, हम वो टेक्नोलॉजी जान चुके हैं, पर हम एक ना एक दिन कर लेंगे वैसा। समझ रहा है? फिर वैसे ही बहुत सारी चीजें अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, मतलब नेचुरल लोगों को हम बदल सकते हैं उनके डीएनए को चेंज करके, उनके जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज करके। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो ही गई हैं एकदम बेस्ट तरीके से। सो अब क्यों ना हम चैप्टर के अंदर घुसना चाहिए, हमें यही बेसिक्स था, यही एक रास्ता है, यही एक एटीट्यूड था इस चैप्टर को पढ़ने का। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अब। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। आपने इसको क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 साइंस 2 में भी पढ़ा है, आपने इसे 11th में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप 12th में पढ़ोगे ही। फिर ऐसे ही इसके अभी बताऊंगा मैं इसके डेफिनेशन, इन सभी की डेफिनेशंस को मैं डिस्कस करूंगा। आप इन बिटवीन चैप्टर के इन दोनों के डेफिनेशंस को तो जाने जाओगे, इनके फॉर्मूले को, बट पहला वाला हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो पहला है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो ध्यान से अच्छे समझना, एक एक चीज बताऊंगा आपको। देखो यार, अब आप ही बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है, हमको नीड क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, तो आप यही कहोगे ना कि हमारे अंदर जो डिजायर है, जैसे कि कोई इंसान है, हमें चाहिए कि वो काला नहीं गोरा हो, या हमें मान लो कोई वेजिटेबल है वो छोटा नहीं बड़ा हो। जैसे कि आपने वो देखा होगा, लौकी होती है ना घर में, लौकी लंबी वाली हरी कलर की होती है यार, हम पहले छोटा हुआ करता था, हम चाहते हैं कि वो बड़ी हो जाए, तो हम उसमें इंजेक्शन मारते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। समझ रहा है? तो हम देखो आजकल वेजिटेबल्स में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो हमारी नीड पूरी हो, हमारी लाइफ इजी बने, समझ रहे कि नहीं समझ रहा है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उनके जीन्स में हम छेड़खानी करते हैं और फिर हम नेचुरल तरीके से ना होने देते हैं, और हम अपने डिजायर तरीके से उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करवाते हैं, किसी भी वेजिटेबल को, प्लांट को, या ह्यूमन बींग्स को, किसी एनिमल को, किसी को भी। समझ गया? सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? सो बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, मतलब यूजेस ऑफ द बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स और अ प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स। मतलब एक ऐसा यूटिलाइजेशन या फिर एक ऐसे प्रोसेस का या प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन मतलब यूजेस, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, किसको, इंसानों को या किसी और भी अदर लाइफ को। समझ रहा है? तो इसीलिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, इसमें बायोलॉजिकल जो साइंसेस होता है और टेक्नोलॉजी दोनों का एक इंटरेक्शन है। आई होप अभी आपको क्लियर होगा, मैंने ये आपको बताया भी था कि बायोलॉजी यानी क्या, कि स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स, वो होता है। तो उसका और हमारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन, एक इंटरेक्शन, वही चीजें क्या होती हैं, हमारा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने डीएनए दिया हुआ है, अब अगर आपको डीएनए में चेंजेस लाने हैं तो आप क्या करोगे, बहुत सारे डिवाइसेस अभी आएंगे, पीसीआर डिवाइस है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक आपके सामने प्रोसेस आएगा, ये सारे प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक प्रोसेस आएगा। तो ये इंजीनियरिंग वगैरह क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी होती है, समझ रहे ना। तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम डीएनए में, डीएनए क्या है, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन करवा के कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं, यही प्रोसेस हमारा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो बायो यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन ही बायोटेक्नोलॉजी है, समझ गया। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं एज वी वांट, जैसा हमारा डिजायर होता है वैसा। तो अगर मैं कहूं तो बायोटेक्नोलॉजी भी बायोलॉजी का एक ब्रांच ही होता है, ये बातें आपको समझ के रखनी है। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। बट माय डियर, जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ये इन जनरल डेफिनेशन है, मतलब जनरली जिसका मेन मोटो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे डेफिनेशन नहीं कह सकते आप, इसे आप कह सकते हो कि ये एक मोटो है, मतलब एक जस्ट एक लक्ष्य, ये कि टारगेट है। बेनिफिट्स लिखी हुई है कि डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलता है, इंसान की लाइफ इजी हो जाती है, बस यही लिखा हुआ है। एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर बात करो तो यहां पे आ जाओ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1981 में बैठाया गया था, ओईसीडी जिसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। आप इसको थोड़ा याद कर लेना क्योंकि ये चाहिए, हालांकि कोई इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 1981 का ये हमारा एक है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है वो आप समझते हैं, यही आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। सो क्या होता है, ध्यान से समझना अच्छे से, किसी भी साइंटिफिक या फिर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी मटेरियल के प्रोसेसिंग के लिए और बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं टू द ह्यूमन वेलफेयर। अभी आपको क्लियर हुआ होगा, मेरे बातों को फिर से रिपीट करके पढ़ने देखना एक बार। मतलब कि दुनिया में जितने भी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग वाले प्रिंसिपल्स हैं उनका ये एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी, उनका एप्लीकेशन है, और इसका इस्तेमाल हम ऐसे मटेरियल को डेवलप करने के लिए करते हैं, और किसका इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करके। जैसे कि एजेंट में कौन आ गया, डीएनए आ गया, या किसी का सेल आ गया, किसी की स्किन आ गई, ठीक है, कुछ भी आ गया, मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसे मटेरियल को हम डेवलप करते हैं जो कि इंसानों को, ह्यूमन वेलफेयर को बढ़िया अच्छा सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। यही होता है हमारे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, और मैंने इसीलिए एज इट इज डेफिनेशन आपको लिख के रखी है, बिकॉज यही एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसमें बदल नहीं कर सकता हूं, चेंजेस मैं नहीं ला सकता हूं, मेरा कोई हक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे एज इट इज देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता दिया। क्यों इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, बताओ जरा। तो इसका मेन मोटो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, मतलब यूज कर सके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी में, अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, बायोलॉजी मतलब ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री। अब जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री क्या कहलाती है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब जान लो, जैसे कि आपने पढ़ा भी है केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री के बारे में, कि वहां पे हम पढ़ते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन सभी का स्ट्रक्चर, उसमें भी जीन्स में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी करना, ये जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री है। इस इस्तेमाल आजकल मेडिसिन बनाने में बहुत जगह, अलग अलग जगहों में इस्तेमाल होता है। फिर ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर्स में, इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेसेस में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं हम, इन सारे प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ और फॉर द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अगर मैं आपको बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करूं तो वो क्या है, या तो वो प्लांट होंगे, या तो वो एनिमल के सेल, या फिर वो वायरस या बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, या तो वो वायरस होते हैं, या तो वो बैक्टीरिया होते हैं, आपको मैंने ये सब पढ़ा रखा है ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, या तो फिर वो पैरासाइट्स रहेंगे, या तो फिर वो और कोई भी हो सकते हैं, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या तो कोई एंजाइम ले लो, या तो कोई उनके प्रोडक्ट ले लो,
जो एंजाइम से ही बनते हो। समझ गया? तो यही बातें आपको सारी चीजें समझ के अच्छे से रखनी है, और ये हमारा होता है रियलिटी में बायोटेक्नोलॉजी। आई होप अब आपको सारी चीजें यार क्लियर हो चुकी हैं। तो ऐसे ही जब पूरा वीडियो एट द एंड तक देखोगे ना तो आपको सब समझेगा, बस बने रहो और देखते रहो। तो चलिए अभी आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। आई होप आपको सारी चीजें ये समझ चुकी हैं। अब देखो, अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली यार बायोटेक्नोलॉजी कितने टाइप का होता है। तो अब देखो, पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे हम लोग बहुत सारा पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या, आप ही जरा मुझे बताओ। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके देखो, जैसे कि यहां पे जितना भी टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो तुम लोग, इन सब का। जैसे कि अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल करूं किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट में, जैसे प्लांट्स या एनिमल सेल्स में, किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट में तुम किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या इंजीनियरिंग का कोई भी तुम लोग यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। किसमें? बायोलॉजिकल एजेंट्स में। समझ गया? और उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मिलेंगी, वही हमारा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। समझ गया? तो मतलब अगर मान लो आप माइक्रोबायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट में, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके आप कुछ नया बनाओ बायोलॉजिकल एजेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क है आपके सामने, ठीक है। अब मिल्क एक ऐसे ही एक नॉर्मल सी चीज है, उसमें आप एक बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल करो, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलाई, और उसका इस्तेमाल करके तुम क्या बनाते हो? कर्ड यानी दही बनाते हो। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का बायोटेक्नोलॉजी ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें मिल्क में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लैक्टोबैसिलाई। तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर को। तो वही चीज होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। तो ऐसा पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा मेथड है मॉडर्न मेथड। दो मेथड है हमारे सामने बायोटेक्नोलॉजी के। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसे हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहा करते हैं। एग्जैक्टली ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादातर फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था। अब आप बोलोगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन। अब देखो यार, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये एक केमिकल चेंज है। क्या है हमारा फर्मेंटेशन? पहली बात ये हमारा एक केमिकल चेंज है। मतलब कि एक बार अगर ये चेंज हो गया तो फिर दोबारा कभी बदल नहीं सकता है, वो रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, ये केमिकल चेंज है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि अब यहां पे समझना, इसमें फर्मेंटेशन में कभी भी एक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किसी एक प्रोडक्ट को हम दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसा चेंज कि वो केमिकल चेंज कहलाएगा। जो भी चेंजेस आएंगे पहले प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने वक्त, वो हमारा केमिकल चेंज रहेगा बाय यूजिंग द ऑर्गेनिजम्स। सो कैसे डिफाइन कर सकते हो कि फर्मेंटेशन इज द केमिकल चेंज इन द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर फॉर्म्स by using the organisms, from one forms to the another forms by using organisms, it is the chemical change। ऐसे तुम बोल सकते हो कि यानी कि ये हमारा एक केमिकल चेंज है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिजम्स का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म्स में उसका कन्वर्जन करते हैं। तो ये हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पे जैसे कि मिल्क है, कितना प्यारा सा इसका एग्जांपल है। अब मिल्क को आप कन्वर्ट कर रहे हो कर्ड में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? कर्ड में। बाय यूजिंग कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलाई। बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। तो अब लैक्टोबैसिलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके किसी एक फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलकर उसको कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, जो कि सेमी सॉलिड होता है। तो ये हमारा फर्मेंटेशन हो गया। तो ये सब हमारी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आया करता था, जिसमें हम फर्मेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, और इसी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कर्ड है, घी है, सोमा विनेगर है, योगर्ट है, चीज मेकिंग है ना, वाइन है, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन किया करते हैं। फर्मेंटेशन से जो बनता है सब ट्रेडिशनल में आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे मॉडर्न में क्या क्या आता है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अब हम यहां पे देखने वाले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कलर चेंज कर दो, है ना, तो वो सब अभी टेक्नोलॉजी यहां पे आ चुकी है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसा भी कैरेक्टर्स ला सकते हैं। येलो टॉल है तो डॉर्फ कर दो, डॉर्फ है तो टॉल कर दो, कम न्यूट्रिशन है तो ज्यादा न्यूट्रिशन कर दो, अगर कम यील्डिंग कोई फसल है, मान लो एग्रीकल्चरिंग फार्मिंग कर रहे हो, तो अगर कम फसल दे रही तो ज्यादा फसल आ जाएगी उसमें, है ना। तो ये सब हमारा इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस्तेमाल होता है। दिस इज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है बेसिकली, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक ही बात है, इसमें क्या होता है ये समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है चेंजेस लाने को, मॉडिफाई लाने को, किसमें? जीन्स में।
मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, किसी के जीन में हम चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। किसी के डीएनए में चेंजेस करना मतलब जीन में चेंज करना, क्योंकि डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो यही बात होती है। तो किसी के जीन्स में चेंज कर देना, किसी के जेनेटिक कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर देना और उससे हमें नए नए स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले, वही चीज हमारी होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इसमें होता क्या है कि ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन बन जाता है बायोलॉजी का और हमारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब किस तरीके से आप नई नई चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग द इंजीनियरिंग टेक्निक्स और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैंने बताया था ना कौन कौन से हैं, ये सारी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके और बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि किसी के बॉडी का सेल, किसी के बॉडी की जो हमारा जीन्स हो गया, किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर कोई हो गया, कुछ भी एनी अदर पार्ट्स, उसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी का, और फिर हमें जो नया स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है ये हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के तहत आता है, उसके अंदर आता है। आई होप आपको अब यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। जो ये हमारा यहाँ पे मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी आई है, इनके बीच में वो कौन से दो पॉइंट है, दो मेजर पॉइंट कौन से हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाते हैं मॉडर्न और ओल्ड वाले टेक्नोलॉजी में? तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारा यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए हम कैपेबल हैं। हमारा जो पुराने के टाइम पे था कि हम सिर्फ मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो दुनिया को मालूम है कि कर्ड से हम लोग या मिल्क से हम लोग कर्ड बना पाते हैं, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही है बट इतना इवॉल्व नहीं है। अब इसका इस्तेमाल हम कुछ कहीं और कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते। हाँ, बस इसमें से मिल्क से कर्ड बनेगा और कुछ नहीं। हम कुछ जीन्स में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो हमारा न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसमें यही है कि एक ऐसा साइंस है जिसके पास एबिलिटी है कि हम किसी के भी जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी नया चेंजेस कर सकते हैं और नया स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी मिल सकता है हमें। समझ गया अच्छे से? ये बातें आपको समझनी है। उसके लिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, या किसी भी एंजाइम लाइक पॉलीमरेज का इस्तेमाल करना पड़े, या किसी भी डिवाइस जिसका नाम है पीसीआर, अभी हम इसके बारे में जानेंगे, डोंट वरी, ठीक है, ये है, या माइक्रो एरेज के बारे में, या किसी फ्यूजन या बायो प्रोसेसिंग, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसमें? मॉडर्न वाले में। पुराने वालों में ये सब नहीं था। अब मिल्क से कर्ड बनाओ तो इसमें क्या क्या आप कुछ यूज कर सकते हो? कुछ भी नहीं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हम ओनरशिप ले सकते हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, हम कुछ नया नया इन्वेंट करेंगे तो हमारे पास एक ओनरशिप आ जाएगी, जबकि पुराने टाइम पे क्या है कि सबके घर में मिल्क से दही बनता है, तो कौन ओनरशिप लेगा कि मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है? अब ऐसा तो कृष्ण भगवान के टाइम पे भी होता था, वो भी माखन खाते थे, तो अब ऐसे तो बोला जाए कि भाई कृष्ण भगवान के पास इसका पेटेंट जाएगा, है ना? तो अब बोलो जरा, तो ऐसे कैसे, कौन इसका ओनर बनेगा? कौन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया? तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। तुम कोई बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई नया डेवलपमेंट कर दो तो उसकी ओनरशिप तुम्हें मिल जाएगी। इसके बारे में खैर हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि बायो पेटेंट, बायो पायरेसी, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, हम सब लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये बात आपको समझनी है। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल आज के वक्त इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहां दवाइयां बनती हैं, फिर एग्रो इंडस्ट्रीज में जहां एग्रीकल्चरिंग होती है, फूड इंडस्ट्रीज में, है ना, इन सभी में हम बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो अभी हम सीखने जा रहे हैं अपने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। एग्जैक्टली भाई प्रिंसिपल्स क्या है या प्रोसेसेस क्या है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, ये हम जानने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो ट्रेडिशनल वाला था, हमने देखा था ना अभी ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में कुछ खास नहीं था, वही दूध घी बनाओ जो भी है, ठीक है। बस मॉडर्न में क्या है, हम किसी की जीन्स को बदल सकते हैं, किसी के अंदर के डीएनए को हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर ये भी क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे, और इससे हम नए नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि कोई येलो कलर का है तो ब्लैक में चाहिए हमें, हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है कि वो हमें ब्लैक में मिले तो हमें ब्लैक में मिलेगी, येलो में चाहिए येलो में मिलेगा, छोटा चाहिए छोटा मिलेगा, बड़ा चाहिए बड़ा मिलेगा। जैसा हम चाहे वैसा किसी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ये चेंजेस आप किसी इंसान के अंदर नहीं ला सकते हो। जैसे कि मान लो अगर ये दो इंसान है, ये दोनों छोटे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इसके सामने वाला जो जनरेशन आएगी वो बड़ी हो, तो आप कुछ इनके डीएनए में चेंजेस कर दो तो वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। समझा? इनमें नहीं ला सकते हो, इसमें ला सकते हो। समझ गया? ये बातें आपको समझना है। या फिर अगर आप चाहो तो मान लो कोई भी आप वेजिटेबल है, जैसे टमाटर है,
टोमेटो, टोमेटो छोटा होता है, अगर आप चाहो ये बड़ा हो तो आप उसमें इंजेक्शन मार दो या कुछ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, डीएनए का कुछ कर दो, तो वो अपने आप टमाटर बड़ा होने लगेगा। समझा? तो ऐसा है, ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। तो अभी हम प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं, जिसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में फोकस करेंगे। वाई? बिकॉज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही आज के बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में आगे बहुत है, और उसी में हम बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट कर सकते हैं, नई नई चीजें, क्योंकि ट्रेडिशनल में तो इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली दो कोर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों के ऊपर इसका डिपेंडेंसी है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो जेनेटिक एंड केमिकल, अब देखते हैं दोनों का मीनिंग। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? ठीक है, इसका मतलब हम समझते हैं ये किससे डील करता है। तो ये गाइस एग्जैक्टली डील करता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और आरएनए। मैंने आपसे बात भी की थी जेनेटिक मटेरियल क्या था, उसके साथ ये डील करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बात आपको समझ के रखनी है। अब भाई जेनेटिक बोला मतलब जीन्स के बारे में। जीन्स कहाँ होते हैं? डीएनए में, और डीएनए से ही फ्यूचर में आरएनए बनता है। तुमने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डीएनए से हमारा आरएनए बनता है। तो जेनेटिक्स ही हुआ ना ये। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सिर्फ फोकस करते हैं डीएनए और आरएनए के ऊपर। बट व्हाट अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग? तो इसमें हम लोग फोकस करते हैं किसी भी स्टेराइल इन्वायरमेंट में, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग वैरायटी में, या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में जो कि इंक्लूड करता हो वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स या ऑर्गेनिक एसिड्स या विटामिन्स या थेराप्यूटिक्स। किसी में भी थेराप्यूटिक्स मतलब पता है ना, दुकान वाले होते हो थेराप्यूटिक्स वाले, है ना, दवाइयां वगैरह देते हैं, चेकअप करते हैं, सारी चीजें करते हैं, वही। ठीक है, सो ये इन सब में हमारा केमिकल इंजीनियरिंग में फोकस होता है। बहुत स्कोप है इस इंजीनियरिंग को भी, कर लेना, अच्छा रहेगा अगर करना चाहो तो। केमिस्ट्री अगर आती हो तो ही करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर तो ही करना, वरना मत करना। केमिकल इंजीनियर्स बहुत कम पाए जाते हैं दुनिया में, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए वो पढ़ते ही नहीं है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डेटा फिक्स होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान रहता है। ठीक है, बट आप फिर भी करना चाहो तो कर लेना। ओके, कोई नहीं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आएंगे। ठीक है, समझ गया भी क्या है जेनेटिक मतलब डीएनए आरएनए से, और मतलब अगर केमिकल की बात करो तो वैक्सीन है, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, है ना, ऑर्गेनिक। आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है केमिस्ट्री में, कैसे वहां पे डीएनए के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं, वही सब इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है। ओके, तो देखो इसका बेसिक इस्तेमाल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करती है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आपने इसे 11th में पढ़ा है, बट फिर भी आगे चल के हम इसे डिस्कस कर लेंगे, या फिर जीन क्लोनिंग में। यानी कि जो हमारा जीन क्लोनिंग है और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दोनों एक ही जैसे होती है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम आगे चल के इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं, सारे मेथड के साथ अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, बट अभी के लिए जीन की क्लोनिंग, ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे हम जीन, मतलब देखो मान लो अगर आपके सामने एक डीएनए है, अब ये ऐसा कैरेक्टर कंटेन करता है जो आपको पसंद नहीं है, आप कुछ आपके हिसाब से जो आपके डिजायर कैरेक्टर आप बदलना चाहते हो इस डीएनए में, तो आप क्या करोगे, इसका एक ऐसा क्लोन बनाओगे डीएनए का जिसके अंदर आपके डिजायर कैरेक्टर रहेंगे। आप जिन कैरेक्टर को चाहोगे वो कैरेक्टर इस डीएनए के अंदर रहेंगे, तो इसी को कहते हैं जीन क्लोनिंग। जीन्स की ही क्लोनिंग कर दो, एक ऐसा नया क्लोन जीन बनाओ, एग्जैक्टली सिमिलर दिखने वाला, बस उसमें चेंजेस वही रहेगा जो आप करना चाहोगे, समझ गए, बाकी क्लोन जीन रहेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है खुद से हम कुछ चेंज करें। तो जेनेटिक मटेरियल में हम खुद से एक मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, और जो हमारे डिजायर्ड एंड होगी उसके हिसाब से, जो हमें चाहिए होगा उस हिसाब से हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, और हम बराबर तरीके से प्री डिटरमाइंड वे में इसको कर सकते हैं। इन विट्रो प्रोसेस होता है ये, मतलब घर में हम कर सकते हैं आराम से, अंदर बाहर नहीं करते। समझ गया अच्छे से, ये बातें आपको समझनी है। मतलब डिजायर्ड कैरेक्टर्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी डीएनए में, यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें यही सिखाया जाता है। समझ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत स्कोपिक वाला इंजीनियरिंग की टॉपिक होती है, बट ज्यादा लोग करते नहीं क्योंकि उन्हें केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इतना सब इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सबको मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर ही बनना है, बिकॉज सॉफ्टवेयर का भी बहुत स्कोप है। एक दिन सॉफ्टवेयर भी हमारा मतलब कचरे में आ जाएगा, क्योंकि यार सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं ही हूं, मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, मैं ही सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। सो अभी ऐसी सारी चीजें होती हैं, तो अभी बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। ओके, सो ये सब आपको जानना है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। भाई वो मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, मतलब बताओ भाई, मैनिपुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन वो है क्या यार, और मैनिपुलेशन में हम करते क्या है,
ये हम जानना चाहेंगे। सो मैनिपुलेशन में परफेक्टली पहली बात तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेल के अंदर डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, मान लो अगर ये डीएनए है इसके अंदर, अब देखो भाई जरूरी तो नहीं कि हम डिजायर कैरेक्टर को ही हम चेंज कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी के डीएनए में तो उसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके जीन्स में भी तो हम इधर उधर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिससे कि उसको कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो तो वो भी ठीक हो सकता है, ये भी तो हम कर सकते हैं। तो यस ऑब्वियसली, तो जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को, बाय सम हेल्दी जीन्स और बाय सम नॉर्मल जीन्स। या तो फिर हम आर्टिफिशियल सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, आर्टिफिशियल मतलब खुद से, तो आर्टिफिशियल भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं किसी भी जीन्स को, नए नए जीन्स को, और हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उस डिफेक्टिव जीन्स में, जिससे हमारा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता हो। ये होता है रियलिटी में मैनिपुलेशन का मतलब। जैसे कि मतलब देखो, अभी मैं एक इंसान हूं, मैं नेचुरली प्रोड्यूस हुआ हूं अपनी मदर से, मैं मतलब मेरा बर्थ हुआ है। अब मेरे अंदर जो भी डीएनए है वो मेरा नेचुरल है, लेकिन अगर कोई इंसान चाहे कि मेरे अंदर कुछ बदल दे तो वो मेरे अंदर कुछ ऐसे दवाइयां दे देगा या कुछ ऐसा कुछ कर देगा जिससे कि अंदर मेरे अंदर के जितने भी जीन्स हैं वो सब के सब बदल जाएंगे। मतलब मेरे अंदर के जीन्स को ही मॉडिफाई कर देगा, उसे कहेंगे हम मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब एक मैन, एक इंसान किसी को चेंज या मॉडिफाई करे खुद की इच्छा से, खुद के डिजायर से, समझ गया, तो उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। तो मेरे अंदर के जीन्स को मैनिपुलेट कर दे, तो मैं अगर सपोज अभी मैं टॉल हूं, ठीक है, तो अभी मैं डॉर्फ बन जाऊं। फिलहाल मैं तो नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो टॉल हो चुका हूं, मैं डेवलप्ड हो चुका हूं, तो मेरे आगे वाली जनरेशन टॉल हो जाएगी या डॉर्फ हो जाएगी, जो करना चाहोगे, समझा ना, ऐसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें डीएनए के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं, ओके। या फिर सपोज मेरे अंदर कोई अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, उसे हम ठीक कर सकते हैं एट दिस मोमेंट में। डीएनए के अंदर कुछ ऐसा, आप जाओ जीन्स को मॉडिफाई कर दो बाय यूजिंग सम मशीन्स या कुछ भी, तो आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, टेक्नोलॉजी ऑफ जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली अब यहां पे हम पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं, एग्जैक्टली हम जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं। तो देखो अभी यहां पे क्या होता है कि जीन क्लोनिंग में हम करते क्या है ये समझना आपको। मतलब एक जीन, मान लो देखो ये आपका एक डीएनए होता है, मैंने आपको बताया अभी आपका एक डीएनए है, और डीएनए के अंदर ही क्या होती है, हमारे जीन्स होते हैं। डीएनए के अंदर हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। अब उस जीन को एक सिमिलर जीन और बना देना, मतलब एक और क्लोनिंग कर देना, एक जैसा दिखने वाला जीन्स को दूसरे जीन्स को आप बना दो, वही होती है जीन क्लोनिंग। लेकिन एग्जैक्टली जीन क्लोनिंग यहां पे क्या कह रहा है ये समझना हमको। तो जीन यहां पे जो हो रहा है ना, यहां पे जो फंक्शंस हमारे होते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम लोग ट्रांसफर करें किसी भी नॉर्मल लोकेशन में इनटू द अदर सेल। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो एक इंसान इधर बैठा है और एक इंसान इधर बैठा है। आप चाहते हो कि इसके जैसे कैरेक्टर इसके पास भी आ जाएं, आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे अभी हम लोग, यहां पे समझना अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, एक सिमिलर जीन का नोन फंक्शन को ट्रांसफर करेंगे एक नॉर्मल लोकेशन से, समझ गया, उसके नॉर्मल लोकेशन से। मान लो इसके डीएनए को हम निकालेंगे, अब ये इसका नॉर्मल लोकेशन था ना, ये इस डीएनए का नॉर्मल लोकेशन कौन था, वो जहां पे रहता था उसका होस्ट, वो इंसान, वहां से हम डीएनए को निकालेंगे और निकाल करके दूसरे वाले लोकेशन में इसे ट्रांसफर करेंगे, यानी अदर सेल में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो इसके जैसे कैरेक्टर इसके पास भी आ जाएंगे, समझा कि नहीं। बट आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्टली इतना जितना हमने कह दिया ये पॉसिबल है ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए हमें एक सुटेबल वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर वो एक चीज होती है, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट समझो, या कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो, कुछ भी, या एंजाइम कह दो, या कुछ भी आप प्रोटीन कह दो, कोई भी एक ऐसी चीज जो इस डीएनए को एक उसके नॉर्मल लोकेशन से एक डिजायर्ड वाले सेल तक लेकर के जाने में हेल्प करता है, वो होता है हमारा सुटेबल वेक्टर। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। ये वेक्टर वर्ड बहुत बार आएगा तो आपको आगे चल के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आपको समझना है। अब जो वो हमारा ट्रांसफर्ड जीन है, जो हमारा यहां से डीएनए यानी जीन, अब डीएनए के अंदर ही जीन होता है ना यार, तो जीन की ही बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो जो जीन्स होता है जो ट्रांसफर्ड हुआ है, अब वो वहां पे जाने के बाद बार बार रेप्लिकेट करेगा नॉर्मली, और जब रेप्लिकेट करेगा तो बाद में हमारे हैंडेड ओवर नेक्स्ट वाली प्रोजेनी, यानी कि जो हमारी आगे की प्रोजेनी आएगी उसमें हमारा क्या हो जाएगा, आगे की प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो ये मदर है, इसके अंदर कोई एक चिल्ड्रन है, इसके अंदर जस्ट अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और ये एक इंसान है, ये इंसान चाहता है कि मेरे जैसा इसका चिल्ड्रन हो, समझ रहा है, मतलब मेरे जैसा एग्जैक्टली क्लोनिंग हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो चिल्ड्रन है इसके वॉम्ब में, उसके अंदर के चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इसके डीएनए को अंदर इंसेमिनेशन कर देंगे। इंसेमिनेशन मतलब डाल देंगे इसके अंदर के डीएनए को।
तो जब ये आगे चल के आगे जब इसका बर्थ होगी ना, ये जो प्रोजेनी है यानी चिल्ड्रन बर्थ होगा ना, तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा ही दिखेगा, क्योंकि हमने इसके कैरेक्टर को डायरेक्टली डाला है, नॉट बाय यूजिंग कॉपुलेशन, डायरेक्टली डाला है हमने। कॉपुलेशन मतलब समझता रहेगा ना, फर्टिलाइजेशन हम जब करते हैं एक मेल एंड फीमेल की मीटिंग, वही होती है हमारा क्या कॉपुलेशन। तो वैसा नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, डीएनए को डालते हैं सेल्स में, समझ गया, किसी एक इंसान के। तो वो जो चिल्ड्रन रहेगा वो एग्जैक्टली इसके जैसा क्लोन दिखेगा। ये होता है हमारी क्लोनिंग, समझा? ये बातें आपको समझ के रखनी है, ओके। हाँ, लेकिन अब ये डायरेक्टली नहीं होगा, कुछ किसी ना किसी वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर मतलब मैथमेटिक्स वाला वेक्टर नहीं, ठीक है। वेक्टर मतलब एक कोई भी यार एक मतलब कैसे जरिया कह सकते हो, जिस जरिए के हिसाब से इस डीएनए को लेकर के जाएगा, वही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं अब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं ये जो अभी हम कर रहे हैं, यहां से डीएनए को लेकर के आओ, यहां डालो। अब आप ही जरा मुझे बताओ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ अपना, इतना बड़ा अगर हमारा समझ लो जीन है, समझ लो डीएनए इतना बड़ा, तो क्या हम पूरा डीएनए इसके अंदर डाल देंगे? क्या हम इसके अंदर पूरा डीएनए डालेंगे? नहीं ना, इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा चीज डालेंगे, या कोई और एकदम स्मॉल सी चीज, जितना हमें डिजायर रहेगा, डिजायर जितनी हमारी है उतना हम इसके अंदर डालेंगे ना। तो उसके लिए हमें प्रॉपर टूल चाहिए ना, प्रॉपर ऑब्जेक्ट चाहिए ना, जिसका हम इस्तेमाल कर सकें। तो प्रॉपर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। तो हमको ये सारी चीजें समझने से पहले ना हमें बहुत सारी चीजों को अभी पढ़ना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है हमारा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस, कौन कौन से लगने वाले हैं वो हम देखेंगे। और एक है हमारा बायोलॉजिकल टूल, इसे हम अगले वाली वीडियो में डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ओके। सो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लाइक डीएनए है, आरएनए है, जो मैक्रोमोलिक्यूल जिन्हें आप कह सकते हो, या प्रोटीन है, ये सबको हम लेते हैं और हम इन्हें सिंथेसाइज करते हैं, जो कि हमारे ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड ही रहते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स के अंदर। तो हम क्या इनमें देखते क्या है, वेरी किससे होता है, डीएनए आरएनए में क्या फर्क है, प्रोटीन में क्या फर्क है। तो ये सिर्फ वेरी करते हैं बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट, बाय देयर सॉल्युबिलिटी, बाय देयर प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। जैसे कि अब डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो वैसे ही प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, कितना लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ये डीएनए आरएनए प्रोटीन, है ना। तो इन सब प्रॉपर्टियों से वेरी करते हैं हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स या फिर हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। बहुत सारे ऐसे सेवरल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट मतलब अलग करना होता है, किसी भी चीज को अलग करना, या हम उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं किसी भी अपने डीएनए या आरएनए को। अब मान लो एक इंसान से दूसरे इंसान में आपको लेकर के जाना है, तो उसे आप पहले आइसोलेट ही करोगे ना। क्या पूरे के पूरे जितना भी उसके अंदर डीएनए रहेगा पूरे डीएनए को डाल दोगे निकाल के दूसरे वाले में? नहीं, कुछ डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे तब डालते हैं। हम किसी के साइज को भी, डिफरेंट टाइप्स के साइजेस भी होते हैं, उन साइजेस को भी हम फोकस करेंगे, तब जाके हम कहीं कुछ ना कुछ ऐसे काम को परफॉर्म करेंगे। ऐसे काम को करने से पहले बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज होती हैं जो यूज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। फॉर एग्जाम्पल मतलब आर जेल परमिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आयोन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक इंसान से दूसरे इंसान में डीएनए का ट्रांसफर कर सकते हैं या जेनेटिक क्रिएटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये सारी टेक्नोलॉजी अभी हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ आज फोकस करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और आपके बुक में यही सिर्फ दिया ही हुआ है। बाकी आप आगे की टेक्नोलॉजी जो है ये आप आगे चल के पढ़ोगे डिग्री लेवल में, ठीक है। तो हम जान लेते हैं एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक 3 मार्क्स के लिए आता है। एग्जैक्टली क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो मतलब होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब कुछ ना कुछ सेपरेशन, अलग करना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कौन कौन से? डीएनए होते हैं, अभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मालूम है ना। तो डीएनए, आरएनए और हमारा जो प्रोटीन है, इन सभी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम कोई भी चार्ज का सेपरेशन करते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास उसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं, आगे आपको बताऊंगा। तो देखो पहली बात तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं डीएनए को। भाई इतना सारा डीएनए किसी इंसान के अंदर रहता है, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं पूरा का पूरा? नहीं, तो कुछ अमाउंट में हम उसे सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और अ प्रोटीन, एनीथिंग एल्स, जो भी आप चाहो। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस भी मशीन हमारी करती है, उस मशीन के अंदर हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। अब जो यहाँ पे हमारा एनोड है ये पॉजिटिव रहता है और कैथोड हमारा निगेटिव होता है। अब ये जब आप रियलिटी में देखोगे तो ही आपको समझेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो एनोड है पॉजिटिव है। अब देखो हमारा डीएनए हमेशा निगेटिवली चार्ज रहता है,
तो जैसे ही हम सेपरेट करेंगे तो हमारा डीएनए एनोड में क्या होता है, जाके चिपक जाता है, अपने आप माइग्रेट होके चला जाता है। माइग्रेट मतलब चल के चला जाता है एनोड के पास। अब डीएनए के जो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट, जैसे कि मान लो इतना बड़ा डीएनए है तो इसका एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा डीएनए का पार्ट, स्मॉल फ्रैगमेंट जो डीएनए का होता है वो सेपरेट होता है फास्टर दूसरे मॉलिक्यूल के पास, ये ट्रांसफर होकर जाता है। फिर हम अगार जेल का इस्तेमाल करते हैं, एक जेली होती है जेल, इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और फिर हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। इस मेथड के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीन की क्लोनिंग को करवा सकते हैं। ये भी एक मेथड है, अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे लास्ट टेक्निक देखते हैं, पॉलीमरेज चेन। मतलब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पीसीआर, इसकी टेक्नोलॉजी को हम फिलहाल पढ़ते हैं और ये बहुत आसान टेक्नोलॉजी है। पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर आपको इस टेक्नोलॉजी को मैं समझाऊंगा, और एग्जाम में ये 3 से 4 to 5 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में आ सकती है। मतलब ये पीसीआर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन्स का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने ये डीएनए है और इस डीएनए में आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ आपके हिसाब से डिजायर्ड कुछ ना कुछ इसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाए, तो आप ये बिंदास कर सकते हो। समझ गया, बाय यूजिंग द पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्टली क्या है ये। तो हमारा जैसे कि अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमारे पास एक डिवाइस था जहां पे हमारा डीएनए ट्रेवल करके एनोड के पास जा रहा था। फिर वहां पर भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी सारी चीजें मतलब सेपरेशन हो रहा था। सेपरेट होने के बाद हमारा फ्रैगमेंट बहुत ही फास्ट सेपरेट होता है। फिर हम अगार जेल इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग डीएनए को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बट पीसीआर एक हमारा जो रिएक्शन है, एक डिवाइस भी आप इसे कह सकते हो, पीसीआर करने की एक मशीन भी आती है, ठीक है। सो इसमें से होता क्या है जानते हो, मेन मोटो इसका मैं आपको बता देता हूं, फिर सारा नॉलेज आपको दूंगा। इसका मेन मोटो सिर्फ एक ही चीज का है कि जैसे कि मान लो सपोज दैट आपके सामने एक डीएनए मॉलिक्यूल है, अब इस डीएनए का आपको क्लोनिंग करनी है, इस डीएनए का एग्जैक्टली कॉपी बनाना है दूसरा, तो आप पीसीआर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आई मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, यानी कि ये एक अनदर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जीन क्लोनिंग के लिए या फिर जीन मैनिपुलेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लिकेशन, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मतलब एक जीन का इस्तेमाल, एक जीन से दूसरा जीन या डीएनए बनाना, यही इसका काम होता है पीसीआर मशीन का। आप बिलीव भी नहीं करोगे, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकता है एक सिंगल डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द डीएनए से। मतलब जैसे कि मान लो अगर आपके सामने ये पूरा सा ये डीएनए है और इस डीएनए का आप छोटा सा पार्ट का ही आप कॉपी करना चाहते हो, तो बिलियंस कॉपीज बना सकता है एक सिंगल डिजायर्ड सेगमेंट का, डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट का भी बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकता है, और हाई एक्यूरेसी के साथ और स्पेसिफिसिटी, यानी कि स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर कर देगा, जो आपको चाहिए वही, और विद इन अ फ्यू आवर्स, एक कम से कम समय में ये पीसीआर आपका इतना काम कर सकता है। इसे डेवलप किसने किया था? इसे डेवलप करने वाले भाई को नमस्कार, जिनका नाम है कैरी मुल्ली, ओके, मुल्ली गाजर, ठीक है। सो कैरी मुल्ली, जो भी इनका नाम है, मुल्लिस पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की जिसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन भी कह सकती हो, और उसी कॉन्ट्रीब्यूशन या डिस्कवरी का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी डीएनए की क्लोनिंग कर सकते हैं। मतलब इसीलिए इसका फॉरेंसिक साइंस में बहुत इस्तेमाल होता है। मतलब किसी का डीएनए मिला तो उसकी हम बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, और फिर फॉरेंसिक्स में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये पीसीआर का इस्तेमाल होता है, ये बात आपको सभी चीजें समझ के रखनी है। और तो और गाइस, ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक वर्क करता है, ऑटोमेटेड होता है ये। ऐसा नहीं कि आपको बार बार वही चीज करनी पड़ेगी। एक बार आपने लगा दिया सेगमेंट, उसकी कॉपी ये बनाते रहेगा जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे। और ये अंदर करता क्या, डीनेचुरेशन फिर रीनेचुरेशन, ये सब क्या होते हैं आगे चल के अभी बताऊंगा आपको। तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन दोनों प्रोसेस को ये परफॉर्म करता है। डीनेचुरेशन में क्या होता है, आपके डीएनए को कट करता है, फिर रीनेचुरेशन में आपके डीएनए को बनाता है। मैं आप बताऊंगा। उसके लिए एक और डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है थर्मल साइक्लर। मतलब पीसीआर मशीन के अंदर एक थर्मल साइक्लर का इस्तेमाल होता है। ये थर्मल साइक्लर क्या करता है, साइक्लिकल स्ट्रक्चर में बार बार किसी भी स्ट्रक्चर को करवाता है, किसी भी बार बार प्रोसेस को बार बार डन करवाता है। अब क्या एक कॉपी बना दी तो क्या दूसरी कॉपी नहीं बनाएगा, तो वापस से उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी, ऐसे बनाना पड़ता है। तो इसके लिए थर्मल साइक्लर का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली पीसीआर करता क्या है, ये एम्पलीफाई करता है किसी भी डिजायर्ड सेगमेंट को। मतलब जो आप चाहोगे उसके अंदर, डिजायर्ड सेगमेंट के अंदर क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई कर देगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ ही चेंजेस ला देगा खुद से। ये ऐसा है हमारा पीसीआर मशीन। ये बातें आपको समझ के रखनी है। चलो, बट ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके लिए, ये करवाना है अगर आपको तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी होंगी। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही आसान है। पहली बात तो आपके सामने एक ऐसा डिजायर्ड सेगमेंट होना चाहिए। मान लो आपके सामने ये पूरा डीएनए है,
ठीक है, सपोज दैट आपके सामने एक कुछ डीएनए है, ये आपके सामने एक डीएनए है, आपने पता किया डॉक्टर से कि आपके इतने वाले डीएनए के पार्ट्स में कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है, इसी की वजह से आपके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि इसके बीच में कुछ ना कुछ आप चेंजेस करवा लो, तो आप क्या करोगे, इस डिजायर्ड सेगमेंट, यही है आपका डिजायर्ड सेगमेंट, इस सेगमेंट को आपको एम्पलीफाई करवाना है। आप बोलोगे कि इसकी जगह में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दो और इसकी बहुत सारी जितनी कॉपियां चाहिए उतनी कॉपी हमको दे दो, तो हम इंसान के अंदर फिर नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डाल देंगे। सोचो, अब समझो इसका कितना स्कोप है। अब जब डिग्री में जाओगे तो कितना सीखोगे आप इन चीजों के बारे में, अभी तो बेसिक सीख रहे हो सब कुछ। ठीक है, तो देखो, तो इस सेगमेंट में मैं कुछ चेंजेस करके वापस यहीं भी फिट कर दूं या कुछ नया ही डीएनए बना दूं रेप्लिकेट करवा के, तो इसके लिए हमें पहले डीएनए का एक कंटेंट जो डिजायर सेगमेंट कंटेन करे वो चाहिए होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेवरल मॉलिक्यूल चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स के या डीएनटीपीस की, यानी कि जो हमारे ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं उनके। फिर दूसरी बात, प्राइमर मॉलिक्यूल चाहिए, फिर हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, फिर एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम आयन चाहिए हमें, जो चार्ज होता है एक, वो चाहिए होता है। अब समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हो गई। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आप आपने फुलफिल कर दिया तो फिर आप पीसीआर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा भी। अब चलो देखते हैं मैकेनिज्म में, अब आपको सब समझेगा कि जैसे आपकी पीसीआर स्टार्ट होती है उस वक्त आपके पास डीएनए का सेगमेंट जिसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हो, क्योंकि पीसीआर का काम ही होता है रेप्लिकेशन करना, किसी भी डीएनए की हजारों मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना। ठीक है, यही होता है हमारे पीसीआर का मतलब। तो डीएनए सेगमेंट पहले बनाता है, फिर ये इसके पास हमारे दो प्राइमर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, फिर उसके बाद एक डीएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो अब देखते हैं कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ये मैकेनिज्म आपको एग्जाम में आता भी है। तो पहला है, अब आप देखो, आप चाहो तो अपने बुक में ये खोल लो, आपके बुक में ये ओपन कर लो, आपके पास अवेलेबल है ये। तो पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला स्टेप का क्या है, हमारा डीनेचुरेशन का। अब देखो, हमारे पास एक बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब इस डीएनए बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल को हमें करना क्या है, हमें इसमें से कुछ ही पार्ट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वाले स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उस स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हमें करीबन 90 से 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर, वाटर बॉयल हो जाता है इतने में, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इतना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा जिससे कि हमें डिजायर्ड डीएनए मिले। मतलब देखो, पहले हमारी 1 कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन है ये। अब इसको हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, डीनेचुरेशन कर रहे हैं 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस में। डीनेचुरेशन मतलब इसके बीच से ब्रेक डाउन करना। देखो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, डीनेचुरेट हो गया, इसे कहते हैं सेपरेट होना। फिर हमारा सेकेंड प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें एनीलिंग ऑफ प्राइमर, मतलब प्राइमर्स को हम इसमें मिक्स करते हैं। प्राइमर क्या होता है, देखो ये आपका मान लो डीएनए का बेस है, अब आपने एमआरएनए देखा होगा, तो इसके ऊपर ये जो रहता है ना, यही प्राइमर कहलाता है। तो हम इसके ऊपर देखो प्राइमर को एनील करने वाले हैं। एनील मतलब एनीलिंग, ये एनीलिंग की बात कर रहा हूं, ये एनीलिंग का मतलब डालना, फिट करना। ठीक है, तो इस एनीलिंग करते हैं यहाँ पे 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाता है। पेयरिंग होती है प्राइमर की, मतलब देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। यहाँ पे एक आपके सामने ये डीएनए है, ये आपके सामने एक डीएनए है, अंदर इसके क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चार्जर रहते हैं ना यार, स्ट्रैंड, तो इसी के जैसा एक दूसरा और बनाना है, तो मतलब वो प्राइमर भी चाहिए रहेगा ना। तो पहले तो सेपरेट किया, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले आपका ये डीएनए था, तो ये जो इतना वाला पार्ट है ना, ये वाला आपका पूरा पार्ट सेपरेट किया, तो यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे आपके बन गए ये सारी चीजें, ये आपके प्राइमर है। अब वो क्या चाहिए, ऐसा ही प्राइमर और चाहिए ना, तो अपने पहले स्टेप पे क्या कर दिया, इसको डीनेचुरेट कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नया प्राइमर लेके आओगे। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा अच्छे से कि आपने नया प्राइमर, देखो इसके ऊपर देखो, ये नया प्राइमर है, ये पुराना प्राइमर, देखो इसके ऊपर से एक नया प्राइमर आ रहा है ना। तो जब ये प्राइमर आएगा, देखो बाद में जब पूरा ये प्राइमर कंप्लीट हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये एक अलग से पूरा नया डीएनए बन गया और दूसरा डीएनए बन गया। तो एक ही डीएनए से देखो यहाँ पे दो डीएनए बन गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही है आपका प्राइमर। अब स्टेप फिर भी पढ़ लो यार, है ना। तो आपका इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके ऊपर जो नया नया आ रहा है वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। स्टेप 3 में जाओ, यहाँ पे अभी हमारा ये 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस में होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हमने ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये पढ़ रखा है कैसे होता है, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और ये सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, ये टेम्पलेट इसके नए नए बनते हैं और नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। अब आपको क्या लगता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि ये जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं।
ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। देखो यहाँ पे एक ये नया नया न्यूक्लियोटाइड दो देखो, एक तो पहले वाला है ये वाला, और ये वाला नया आया है। ये नया न्यूक्लियोटाइड देखो, ये जो ये नीचे से आया है नीचे वाला, ये पूरा नया न्यूक्लियोटाइड है। आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से, आपकी बुक में भी देख सकते हो आप लोग। ये कलर देखो ना, कलर स्ट्रैंड का, ठीक है, ये स्ट्रैंड है। ये जो हमारा ये है, ये हमारा नया न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा नया न्यूक्लियोटाइड है, ये नया नया न्यूक्लियोटाइड हमारा आया है। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड बन जाती है, ठीक है, और जिससे हमारा प्राइमर एक्सटेंशन कहते हैं। और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में एक डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट देखो डबल में कन्वर्ट हो गया। समझ गया अच्छे से? यही बातें आपको समझ के रखनी है, और कुछ बड़ी बातें इसमें थी नहीं। ओके, ये बातें आपको जान के रखनी है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो आपका सेकंड साइकिल इसका एक बार और घुमाओ, सेकंड साइकिल घुमाओगे तो ये 2 के 4 बनेंगे, क्योंकि 1 से 2 निकलते हैं, फिर इससे भी 2 निकलेंगे तो 4 मिलेंगे। अगर ऐसे आप साइकिल को कंटिन्यू करते रहो 2n टाइम्स, तो इतने डीएनए बन जाएंगे। मतलब कि अगर देखो 1 से 2 बनते हैं, और अगर मान लो उसी साइकिल को आपने 50 बार घुमाया तो 250 कर दो। अगर आपने इसी एक ही साइकिल को मान लो अगर आपने 5 बार घुमाया तो 2 कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 32 इतने बनेंगे। समझ गया? तो ऐसे होते हैं, मतलब आपको समझ कर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, मतलब 4 से 8 ऐसे बनते हैं। समझा? ये हमारा होता है पीसीआर साइकिल, पीसीआर मशीन ऐसे ही काम करती है। अब इंफॉर्मेशन जान लो इसके बारे में कि अगर मान लो एक साइकिल आप करवाते तो आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं एक साइकिल होने में। ऐसे ही अगर आपको बात करूं मैं, तो डीएनए जो होता है ये हीट किसको करना पड़ता है भाई, यानी कि डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए एक डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड होता है, ये भाई आपको मालूम होना चाहिए। उसको सिंगल स्ट्रैंड में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब इसको एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है ऐसे ऐसे, तो हमको हीट देना पड़ता है, हमको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे ही एक हमारा ऑटोमेटिक थर्मल एक साइक्लर होता है जो बार बार हीट प्रोड्यूस करता है, और ये साइक्लर बार बार 20 से 30 मिनट में या 30 टाइम 20 to 30 टाइम्स इतने बार रिपीट होता है। अगर एट द एंड में आपके पास n साइकिल्स हैं तो 2n इतनी कॉपीज आपकी बनती है। 2 into n नहीं है, 2n है। अगर मान लो आपके सामने 1 से 2 बन रहा है और आपने मान लो 10 साइकिल घुमाए तो 210, यानी कि 2 into से 10 बार कर दो, उतने डीएनए बनेंगे। समझ गया? इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है ऑटोमेटिकली बट एकदम प्रिसाइसली होती है। ऐसा नहीं कि कोई लफड़ा हो जाएगा, एक डीएनए की कॉपी बना रहे हो तो सेम डीएनए ही आपको मिलने वाला है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि उसमें कुछ रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। यानी कि एक बार जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो जो हमारे अगले डीएनए वो सबके सब बार बार प्यूरिफाइड होते हैं और एम्पलीफाई होते हैं, और इसी को कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के वजह से ही हमारे यहाँ पे डीएनए जो सेगमेंट डीएनए का था वो प्यूरिफाई होता है। ये बात आपको समझ के रखनी है। और तो और हमारे इसके बाद सीक्वेंसिंग भी होती है, मतलब बराबर डीएनए की सीक्वेंस हमने की कि नहीं की। अब भाई एक के बाद दूसरा बना तो उसका सीक्वेंस भी रहेगा ना कि पहले कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना, और उनके अंदर के जो डीएनए है उनकी सीक्वेंसिंग कैसी होगी, बराबर सीक्वेंस भी रहता है ना कि एडेनिन के बाद फिर यूरासिल, फिर गुआनिन, ऐसे साइटोसिन, ऐसे। तो जो सारी चीजें होती है इस तरीके से होता है। तो एक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है जिसके अंदर हम लोग ना किसी भी चीज को इंसर्ट करते हैं और उसकी क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर बनाते हैं, और इसी तरीके से हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम दी जीन लाइब्रेरी। यानी कि मतलब देखो हमारे पास ये हमारा पूरा डीएनए था, तो इसके पास ये मान लो रियल डीएनए है, इसके पास बहुत ज्यादा जीन्स रहेंगे, पर मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट्स का क्लोनिंग करनी है। तो मुझे जो भी डिजायर्ड जीन चाहिए तो मैं जितने चाहिए उतने निकालवा सकता हूँ बाय यूजिंग द पीसीआर मशीन। अब इसी को डाल दूंगा पीसीआर मशीन में तो 1 से 2 बन जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे 1 से 2 बन जाएंगे, फिर इनसे भी और बनेंगे, जितने मुझे चाहिए उतने बन जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर। पीसीआर आई होप आपको समझ गया होगा, उसके मैकेनिज्म भी आगे चल के बायोलॉजिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।